ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण बैच कांस्टेबल बैच 2024 और कांस्टेबल बैच के तहत इसमें पूरी सामग्री पुलिस भर्ती से लेकर के सॉल्व क्वेश्चन और अब तक के आए हुए प्रश्नों को आप पूरी तरह से निचोड़ आपके सामने ला रही है। तो आप अलर्ट हो जाइए। इस कांस्टेबल बैच में अभी के क्लास में आपको जो मिलेगा वह सामान्य हिंदी एवं सामान्य ज्ञान, लेकिन इस सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ के माध्यम से जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन परीक्षाओं में, तो अगर हम इनको टारगेट करेंगे तो यह निश्चित पता चल जाएगा कि कैसे परीक्षा का क्या दृष्टिकोण होता है और उसके अकॉर्डिंग इसी चैनल पर आपको इससे महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर भी उपलब्ध हैं। तो ढेर सारी सामग्री आई हुई हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने कांस्टेबल बैच 2024 और अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें बच्चों। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग टारगेट करते हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जिनका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें व्यक्त करने वाला शब्द में दिया गया है, कौन कौन सा शब्द दिया गया है, ध्यान दे, पक्षी, अंडाणु, अंडज और अंत्यज। यहां दो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला अंडज और अंत्यज। अंडज, यहां अंडज का अर्थ ही होता है बच्चों अंडज। ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना और अंड का अर्थ है अंड से, तो अंड से उत्पन्न होने वालों को क्या कहा जाता है, अंडज। तो जिसका जन्म अंडे, यहां का विकल्प आपका यह है। अंत्यज का भी प्रश्न बनता है, प्रायः पूछा गया है, आप इसे देखेंगे, हल करेंगे, सॉल्यूशन पाएंगे। अंत्यज का भी अर्थ है, अंत्यज का अर्थ होता है जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो। कहां उत्पन्न हुआ हो, जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है, अंत्यज। बाकी प्रश्न आपका है ही है। तो चलें, पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार करें। यहां का रहा निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रायः पूछा जाता है अनेकार्थी शब्द हैं। यहां से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें से आपको यह देखना है कि कौन सा अमृत का, यहां अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो विकल्प में अमृत का अनेकार्थी शब्द स्वर भी है, पारा, दूध भी है। तो कौन सा शब्द नहीं है, तो यह जरूर याद रखिएगा। यहां आपका कौन सा शब्द है, मोती। मोती का जो है वह अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि अमृत के बहुत सारे शब्द हैं, सुधा, पीयूष, जल, दूध, है ना, ये सब अमृत के हैं। लेकिन मोती जो है वह अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कहने का मतलब यह प्रश्न आपको दे रहा है अमृत, तो अमृत का अगर यहां नहीं है तो अमृत का और भी दो चार पर्यायवाची आपको तैयार करना है। अगला है कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। मानस का जो हंस है उपन्यास अमृत, इनकी कथा वस्तु क्या है। यह है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोककथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। कहने का मतलब मानस का हंस जो लिखा गया है यह पूरी तरह से मानस का हंस जो आपका है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और इस उपन्यास में तुलसीदास के व्यक्तित्व के संदर्भ में पूरी तरह से परिचर्चा की गई है। किसके संदर्भ में, तुलसीदास की जीवन पर, तुलसीदास के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। तो इस आधार पर यह विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, यह। ठीक, तो तुलसीदास का
मानसिक विकास। तो अगले प्रश्न को देखें कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं कौन। यहां विकल्प दिया गया है नागार्जुन, राही मासूम रजा, भैरव प्रसाद गुप्ता, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो यहां पर रटने वाला विषय है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा उपन्यास और पर्यायवाची आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार भी करना, ये भी जानते रहिए। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? ये हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। तो अब आप ये इस प्रकार से प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उस पर हम पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आपको यहां एक प्रकार का नेचर, दो प्रकार के प्रश्न आप हो देख चुके। पहला एक पर्यायवाची नहीं ना हां से, दूसरा लेखक की रचनाएं भी पूछा है। अब यहां क्या दे रहा है, यहां कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए या इन शब्दों में कौन सा शब्द रखा जाए जो सही होगा। तो देखा जाए, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। मिट्टी खराब कर रखी है कि बालू खराब कर रखी है, कि सूरत खराब कर रखी कि दिमाग। तो यहां से अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। बुजुर्गों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है, नौजवानों ने क्या खराब कर रखी? मिट्टी खराब कर रखी है। तो मिट्टी खराब होना एक मुहावरा भी है। मिट्टी खराब होना मुहावरा है, यहां मुहावरे का प्रयोग कर दिया गया। मिट्टी खराब होना, मिट्टी खराब होना, तहस नहस करना, नाश करना, खराब करना। तो यहां पर क्या हो जाए, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी, उनका सम्मान खो रहे हैं, उनको मटिया मेट कर रहे हैं। तो मिट्टी खराब होना क्या है? मुहावरा भी है। तो यहां क्या विकल्प सही होगा? यहां होगा आपका विकल्प मिट्टी। अगला क्या है? चैन की बंसी बजाना। चैन, ये देखिए आपका मुहावरे से रिलेटिव कर दिया प्रश्न। चैन की बंसी बजाना, इसका सही अर्थ क्या है? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना आराम रहना, आराम से रहना। तो यहां विकल्प के आधार पर चुनना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना होगा? सुख से रहना, खुशी से रहना, प्रसन्नता से रहना, यही आपका विकल्प है। तो यहां चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुख से रहना। क्या हो जाएगा? सुख से रहना। अगला है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि। यह भी सत्य है कि यूपीपी परीक्षा में साहित्य अकादमी से प्रायः प्रश्न पूछे जाएंगे, और साहित्य अकादमी को पाने वाले कौन सा प्रश्न पूछा जाए, इस पर प्रश्न बार बार पूछ रहा है। जितनी बार आप हल करेंगे कि लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि, पाने वाले कवि कौन? पहले नहीं है, पाने वाले कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन। तो लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय हैं, जिन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त किया। अपनी किस रचना में प्राप्त किया? उनकी रचना का नाम है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए पर यह इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो करना है वह है निर्देश। देखिएगा 8 से 12 क्वेश्चन इस पैराग्राफ पर पूरी तरह से आधारित होंगे बच्चों। किस पर होंगे? 8 से 12 प्रश्न जो नीचे आपको मिलेंगे, इन पैराग्राफ के आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए एक और भी ट्रेंड है, वो समझिएगा। ऐसे प्रश्न को करने के लिए पहले आप प्रश्नों को भी पढ़ लीजिए। पहले प्रश्न पढ़िए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए। उसके आधार पर क्वेश्चन पर 2 बार पढ़ने पर अपने आप निकल करके चला आता है। तो यहां एक बार हल्का सा आप प्रश्न को देख लीजिए 8 से 12 तक क्या है। इस पैराग्राफ में जो अभी आपको दर्शाया गया, उस पैराग्राफ में कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा।
हमें उस पैराग्राफ में अपने दिमाग में माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि शीर्षक क्या है उस पैराग्राफ का, यह निकालना है। दूसरा है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, अपने आधार पर नहीं बताना है, बल्कि आपको यह बताना है कि निबंध की शुरुआत पैराग्राफ के आधार पर कब हुआ। फिर निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन है। निबंध के संदर्भ में निबंध को पढ़ते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि असत्य कथन इसमें कौन से कहे गए जो विकल्पों में नहीं है। चौथा प्रश्न आपका जो है वह देखा जाए, वह भी है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। जब आप वो उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यह भी देखना होगा कि उनका केंद्रीय भाव क्या कह रहा है। भारतेंदु उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो अब हमें इन प्रश्नों का एक नजरिया जान गए क्या क्या पूछ रहा है। अब उसको खोजा जाए उन विकल्पों के आधार पर, उन पैराग्राफ पर। अब आप इसे पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ें, क्योंकि 2 बार पैराग्राफ को पढ़ना ही पड़ता है, तब यह क्वेश्चन निकल कर आता है। पहला पढ़िए, निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। संस्कृत में क्या है? निबंध का साहित्य है। वहां दिया जा रहा है निबंध का साहित्य है। यहां निबंध का साहित्य, प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध में संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु का साहित्य ही इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। जैसे हम पैराग्राफ पढ़ चुके, अब आप कैसे निकालेंगे इसका उत्तर? इसका उत्तर पहला कह रहा है कि इस पूरे अनुच्छेद में पहला प्रश्न है कि इसका शीर्षक क्या है। पहला प्रश्न यही था कि इसका शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक सिर्फ पहली 2 लाइन आप पढ़ोगे ध्यान से तो शीर्षक अपने आप या तो पहली 2-3 लाइनों में आता है शीर्षक, या तो लास्ट में। पहली 2 लाइन को आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो देखेंगे कि इसका शीर्षक निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की विधा है। तो यहां कह रहा है निबंध है क्या, इसी के संदर्भ में यहां वर्णन होने जा रहा है। अब आप यहां का विकल्प देखें। पहला विकल्प क्या कह रहा है? पहला विकल्प है प्रस्तुत गद्यांश या अनुच्छेद का शीर्षक होगा हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है। पहले 3 लाइन में आप देखेंगे तो उत्तर इसका जरूर मिल जाएगा। तो यहां उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? यहां उत्तर आपका क्या है? निबंध क्या है। निबंध क्या है, तो यहां आपका उत्तर क्या हो रहा है? निबंध क्या है। अभी देखिए हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। अब ऐसे प्रश्न को जानने के लिए हिंदी में निबंध का आरंभ कब हुआ आप करने का तरीका सीख रहे हैं, इसलिए जरूर यहां ध्यान दीजिए। अब निबंध का प्रारंभ कब हुआ, अब इस पूरे में अगर देखा जाए
तो इनका निबंध का पर्याय यहां पढ़िए, 2 लाइन में आप निकाल दिए कि निबंध क्या है, यह आपका वो मिल गया शीर्षक। अब यहां आप देखेंगे निबंध पर्याय के रूप में रचना और प्रस्ताव का निबंध साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित है। अंग्रेजी में कंपोजिशन के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को तार्किक व्याख्या की जाती, उनके व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल में निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हो गया। आपका जो प्रश्न है यहां आप देखिए मिलता हुआ दिखाई दे मिल रहा है भारतेंदु, कहां भारतेंदु। अब इस प्रश्न का उत्तर हम देने चल रहे हैं। देखिए क्या कहा, हिंदी में निबंध का आरंभ कब से हो रहा है, कहां हो रहा है, यहां भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से। कहां होने जा रहा है, भारतेंदु युग से। कहां हो रहा है, तो यहां हमारा विकल्प क्या होगा, भारतेंदु युग से। कहां से हो रहा है, भारतेंदु युग से। वही शीर्षक है कि फिर निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। निबंध को अंग्रेजी में अभी आप पढ़े कंपोजिशन एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है उसमें बीच में देखेंगे तो निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह सत्य कथन है क्योंकि हमारे उस पैराग्राफ में है, माना गया है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, यह भी सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, यह भी है। लेकिन वर्तमान काल के निबंध में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता, जबकि होता है संस्कृत में। जब वहां तुलना किया गया है तो आप देखेंगे कि नहीं बता रहा है, लेकिन वर्तमान काल का जो है निबंध लिखने की जो है कथा, वह यह गुण नहीं है, बल्कि आज के समय में यह गुण पाया जाता है। तो यहां पर क्या करा, कौन सा कथन असत्य है। असत्य क्या है, यह वर्तमान काल में निबंध में व्यक्तित्व और वैयक्तिकता का गुण नहीं पाया होता, जबकि गुण होता है। तो यहां का जो विकल्प है यहां पर आपका यह प्रश्न के आधार पर। तो बच्चों यह जरूर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को पढ़ते समय क्वेश्चन के साथ साथ उस पैराग्राफ पर जरूर आप पढ़िए। ये पहला क्वेश्चन जो पढ़ा गया वह 2 लाइनों में सुबह, और मध्य में आप देखेंगे यह सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। यह भी आपका था, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। अगर आप इसे पैराग्राफ के आधार पर देखेंगे, अगर हम पैराग्राफ को लें, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। अब इस प्रश्न को देखिए, इस बात का प्रमाण है गद्य उसकी विधाएं। आधुनिक मनुष्य, आधुनिक देखिए आया है, आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व, क्या कहा, आधुनिक मनुष्य का, वहां केंद्रीय भाव पूछ रहा है। तो आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। और यह देखिए मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। प्रश्न मिल गया ना, स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। जरा विकल्प पर आइए, अपने विकल्प को हम लोग देखें जरा। विकल्प था आपका अगला प्रश्न देखें, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। तो आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या होगा, स्वाधीनता। जैसा कि पैराग्राफ के आधार पर ही हमें क्वेश्चन देना है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, स्वाधीनता। अगले प्रश्न को देखें। अगला है प्रश्न, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन उस पैराग्राफ के आधार पर ही देना है। किसके आधार पर देना है, पैराग्राफ के, कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही है। गद्य का विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है
हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु का साहित्य इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं है। तो इसमें सत्य कथन कौन है, तो आप पढ़ेंगे पैराग्राफ में यह भी निकला है, लास्ट की लाइन में है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। तो यह उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। यह उसी समय जब यह कहा जा रहा है तो उस समय को व्यक्त करने वाला केवल आपको क्या बताना है, एक शब्द कौन है। उसी समय का हमें बताना है कि इसका एक शब्द कौन सा है। इसे तत्सम कहा जाएगा? नहीं, तत्सम माने होता है संस्कृत का वह शब्द जो उसी रूप में आया है, लेकिन यहां क्या है, उसी समय का। तुरंत, तुरंत माने तत्कालीन से है, तो यहां है उसी समय को व्यक्त करने वाला एक शब्द जो है वह बच्चों क्या है, तत्कालीन। क्या है? तत्कालीन, उसी समय को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 14। यहां देखें, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। क्रिया क्या है? क्रिया होता है जहां किसी काम का, क्रिया और काम में अंतर है बच्चों। क्रिया और काम में क्या है, अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं, काम को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, तो दोनों में मूलभूत अंतर है। क्रिया क्या है? क्रिया वह है जहां काम का होना, किसका होना, काम का होना या करना पाया जाए। किसका होना, काम का होना या करना पाया जाए। करना पाया जाए, जहां काम के होने या करने को क्या किया जाए, पाया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया कहा जाता है। अब करा के यह धातु से बनती है। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया, कृत प्रत्यय से के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृत प्रत्यय से के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहां है सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या कृदंत क्रिया। देखिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, यह क्रिया का अर्थ होता है, क्रिया और काम में अंतर है, यह क्लियर रखिएगा। लेकिन जब धातु में हम ना जोड़ दें, क्या जोड़ दें, धातु। धातु क्या है, यह भी एक प्रश्न बनेगा कि क्रिया का प्रारंभिक रूप है। कौन सा रूप है, यह क्रिया का प्रारंभिक रूप है। और जब इसमें हम धातु में क्या जोड़ देते हैं, ना, तो यह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्या बन जाएगा, क्रिया का सामान्य रूप। अब बात आती है, यह तो क्रिया में धातु। जब क्रिया में हम बात करते हैं कि कृत, जहां करना पाया जाए, क्या करना पाया जाए, करना पाया जाए, ऐसी क्रिया में अगर हम प्रत्यय को जोड़ेंगे, प्रत्यय को जोड़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय में भी अंतर है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग भी एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है, शब्द के पहले। जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द है और मूल शब्द के पहले हम क्या लगा दिए, आ। क्या लगा दिए, आ, तो क्या बन गया, अमूल। विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द के पहले हम क्या लगा दिए, ज्ञान है, ज्ञान के पहले यहां क्या लग गया, वी। वी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, बी हमारा जो है वह उपसर्ग है और प्रत्यय क्या है, बाद में। तो यहां क्या, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को, क्रिया, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाएगा, ऐसी क्रिया को कृदंत, क्या कहा जाएगा, कृदंत। और जहां इसे हम के, और यह दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित। तद्धित का अर्थ है, तद्धित से बनने वाले शब्दों से हम तद्धितांत कहते हैं। तो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हुए हो गए उठ गए। इस प्रकृतियों में कौन सा रस है? तो क्रोध का अस्थाई यहां देखा जाए, इसमें रस कौन सा भरा है? तो क्रोध अस्थाई भाव, और क्रोध जब अपने चरम पर चलता है तो उसे एक अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को, अस्थाई भाव के जग जाने की अवस्था को ही क्या कहा जाता है? रस। और यह रस क्या है? अस्थाई भाव यहां क्या है? क्रोध। क्रोध जब अपने चरम पर पहुंचता है तो इससे कौन सा रस निकलता है? कौन सा रस? रुद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। कौन सा रस निकलेगा? रौद्र रस। तो क्रोध के अस्थाई भाव से यहां कौन सा रस निकल रहा है? रौद्र। रौद्र रस का, जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन की मृत्यु का समाचार इस सुनते हैं, और सुन करके इसलिए नहीं कि मृत्यु हो गई, बल्कि गलत ढंग से बेटा मारा गया, इस बात को सुनकर सुनते हैं, उनका पूरी तरह से उनके हृदय में एक क्रोध उत्पन्न होता है, और वह क्रोध से रौद्र रस की, और रौद्र रस में कब कर रहा है कि श्री कृष्ण के वचन को सुनकर क्रोध से अर्जुन अपने करतल माने हाथों को मलने लगे, और यह करतल युगल मलने लगे, और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि संसार देखे अब हमारे, अब संसार देखेगा कि शत्रु जो है रण में कैसे मृत पड़े हुए हैं। यह घोषणा करते हुए उठकर हुए हो गए, यह घोषणा करते हुए वे हो गए उठकर खड़े। यह प्रतिज्ञा करते हुए खड़े हो गए कि अब शत्रु रण में हमारे युद्ध की कौशलता को देखेंगे। तो यहां सिर्फ यह बताना है कौन सा रस है, तो बच्चे कौन सा रस है? रौद्र। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है क्या? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित, यहां विराम चिन्ह, विराम के कितने प्रकार चिन्ह लगाए, कौन कौन सा विराम चिन्ह सही लगाए? तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह बच्चों सही है, यह पूर्ण विराम ऐसे ही लगाया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह क्या है? अल्प विराम का चिन्ह भी इस प्रकार से लगाया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो यहां ऐसा दिया गया ऐसा नहीं, बल्कि योजक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं चिन्ह मिल गया हमें, क्या है? योजक चिन्ह। क्योंकि योजक चिन्ह का चिन्ह डैश के रूप में और उद्धरण भी हमारे इसी रूप में लगाए जाते। तो यहां विकल्प हमारा जो है कि योजक चिन्ह क्या है? चिन्ह का सुमेलित नहीं करता। तो यहां यह प्रश्न हमारा सही है, योजक चिन्ह यहां सुमेलित नहीं कर रहा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इस वाक्य में जो दिया गया है यहां खाली स्थान भरे हुए हैं, इसके लिए हमें सही शब्द लेना है। उसने गुलाबी कमीज पहनी है। जिसने, उसने नहीं लिखा, देखें शुद्ध पढ़ें, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है। अब यहां क्या लगा? जिसका नाम श्याम है, इसका नाम, उसका नाम श्याम है, किसका नाम? तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। तो यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा विकल्प बी। यहां क्या हो जाएगा? उसका नाम श्याम है। चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यहां देखा जाए, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? पहला प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो चाबुक निबंध संग्रह के मित्रों बच्चों रचनाकार कौन से हैं? चाबुक निबंध
के रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? चाबुक निबंध रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से आपने देखा कि यह इनकी रचना है, लेकिन इनकी और भी रचनाएं आपको याद रखनी होगी। इनकी और रचनाएं हैं जैसे कुकुरमुत्ता, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप याद रखिए। कुकुरमुत्ता, गीतिका इनकी रचना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाओं में कुकुरमुत्ता, गीतिका, अनामिका। अनामिका भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। अनामिका, परिमल इनकी महत्वपूर्ण रचना। यह आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी यह महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर, बिहान, निशांत किसका पर्यायवाची है? दिन का, शाम का, संध्या का नहीं। भोर, बिहान और निशांत यह पर्यायवाची है प्रभात का। किसका है? प्रभात का। भोर, बिहान, जबकि दिन का पर्यायवाची होगा दिवस। दिन का पर्यायवाची क्या होगा? दिवस और दीवा। दिन का पर्यायवाची दिवस, दीवा। वासर यह दिन का पर्यायवाची है। यह भोर, बिहान, निशांत यह प्रभात का पर्यायवाची है। तो यहां हमारा उत्तर प्रभात। शाम का होता है संध्या, सायं, साँझ। यह हमारा शाम और संध्या एक ही के रूप में है। तो यहां का जो प्रश्न होगा वह है प्रभात। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति लगती है? करण कारक की कौन सी विभक्तियां लगती हैं? तो समास पहचानने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन, हे, हो, अरे को महत्वपूर्ण विभक्तियां लगती हैं बच्चों। लेकिन यहां अगर समास को पहचानना है तो उस समास में जरूर यह याद रखिएगा, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। किसको छोड़कर? कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियों के आधार पर कारक चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहां तुलसीकृत। अब तुलसीकृत में कौन सी विभक्ति लग रही है यह बताना है, और कौन सा समास भी आपको जानना होगा। कृत माने करने वाला, तुलसी। अब तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में समास। अब यहां तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। तुलसी के द्वारा रचित को क्या कहा जाएगा? तुलसी कृत। तो यहां पर कौन समास है? द्वारा। कौन सा समास? और कौन सा समास हो जाएगा? यहां समास हो रहा तत्पुरुष। जिसको कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए वहां समास होता है संप्रदान के द्वारा। तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी के द्वारा लिखित को क्या कहा गया? तुलसी कृत। यहां आपका समास होने जा रहा है द्वारा। चलें अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? आप बताएं। जैसे यहां है जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलता है उसे कहा जाता है वाचाल। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। जो मापा न जा सके अपरिमेय। ये तीनों सही हैं, लेकिन यहां क्या करा?
कौन सा जोड़ी नहीं है सही, कौन सी जोड़ी सही नहीं है, जो अनुकरण करने योग्य है। तो जो अनुकरण करने योग्य है उसको कहा जाता है अनुकरणीय। क्या कहा जाता है? अनुकरणीय। लेकिन यहां क्या विकल्प दिया है? यहां विकल्प दिया है विश्वसनीय। तो जो विश्वास करने होगा वह होगा विश्वसनीय। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो सही होने जा रहा है बच्चों, वह कौन सा? डी, क्योंकि पूछ रहा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगला प्रश्न, जो भेदा न जा सके, जिसको भेदा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। तो जो भेदा न जा सके, यहां क्या दिया है? शक्तिमान। तो शक्तिमान, जो पुरुष सबसे शक्तिशाली हो उसी को क्या कहा गया? सर्वशक्तिमान। जो पुरुष लौह के समान है उसे क्या कहा जाएगा? लौह पुरुष। तो जो भेदा न जा सके उसे कहा जाता है अभेद। क्या कहा जाएगा बच्चों? अभेद। जो भेदा न सके, जिसे पार करना करती दुर्भेद। यहां क्या है? जो भेदा न जा सके। तो यहां का उत्तर हमारा क्या होगा? अभेद। क्या होगा? अभेद। अगला प्रश्न, ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल, उरग, पन्नग में किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा का नहीं, हाथी नहीं, सियार नहीं। तो यहां किसके पर्यायवाची है? सांप। सांप का पर्यायवाची है ब्याल। सांप का क्या पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है ब्याल, उरग, ब्याल, उरग, उरग, पन्नग, और यह इनके पर्यायवाची है। जबकि सांप के, हाथी के गज, गजानन, गजान आदि हैं। यहां भौरा का नहीं है, सियार नहीं है। जबकि इसका पर्यायवाची क्या है? सांप का पर्यायवाची क्या है? ब्याल, उरग और पन्नग। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, यहां पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? वाच्य को अंग्रेजी में बच्चों वॉइस कहते हैं। वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। अब वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वॉइस, वॉइस वाच्य है का? वाच्य के तीन भेद हैं। हमारी हमेशा क्रिया का जो रूप होता है वह क्रिया तीन जगह से प्रभावित होती है। क्रिया का रूप या तो कर्ता से प्रभावित होता है। किससे होता है? या तो कर्ता से प्रभावित होता है, या क्रिया कर्म से प्रभावित होती है। किससे होती है? कर्म से प्रभावित होती है, या क्रिया भाव से प्रभावित होती है। किससे होती है? भाव से। अब यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्रिया किससे प्रभावित? अगर क्रिया कर्ता से प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा? अगर क्रिया हमारी कर्ता से प्रभावित हो रही तो ऐसे क्रिया को कहा जाएगा कर्तृवाच्य। क्या कहा जाएगा? कर्तृवाच्य। ऐसी क्रिया को कर्तृवाच्य। क्रिया किससे प्रभावित हो रही? कर्ता से। अगर क्रिया कर्म से प्रभावित हो रही है तो ऐसी क्रिया को कहा जाएगा कर्मवाच्य। क्या कहा जाएगा? कर्मवाच्य। अगर क्रिया हमारी भाव से प्रभावित हो रही तो ऐसी क्रिया को कहा जाएगा भाववाच्य। अर्थात क्रिया किसके आधार पर लगती है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाव। प्रश्न यहां क्या पूछ रहा है? यहां पढ़ा नहीं जाता। प्रश्न क्या कर रहा है? यहां पढ़ा नहीं। अब पढ़ा नहीं जाता ये आपका क्या है? खाया नहीं जाता, हमसे पढ़ा, सोया नहीं जाता, ये सब आपका क्या है? यह हमारा भाव है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हो रहा है? तो यहां पर जो वाच्य प्रयुक्त हो रहा है वह है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी
पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जो साहित्य अकादमी से सम्मानित नहीं है? तो जरा देखें, जैनेन्द्र कुमार भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। भगवती चरण वर्मा, ये भी हम, मनु भंडारी और अमृतलाल नागर। अब रही बात कि भगवती चरण वर्मा यह सम्मान प्राप्त किए हैं, याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा को 1961 में, कब? 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1961 में। इनकी जिस कृत के लिए सम्मानित किया गया था वह कृत है भूले बिसरे गीत। इनकी कृत क्या है? भूले बिसरे गीत। तो भूले बिसरे गीत, यह जरूर प्रश्न पर आप तैयार रखिएगा कि भूले बिसरे गीत के लिए 1961 में भगवती चरण वर्मा को सम्मानित किया गया था। और 1966 में जैनेन्द्र कुमार को, कौन? जैनेन्द्र कुमार को 1966 में, कब? 1966 में इनकी महत्वपूर्ण कृति है मुक्तिबोध। इनकी महत्वपूर्ण कृति है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। किसको? जैनेन्द्र कुमार को। अगला है अमृतलाल नागर को 1967 में, कब? 1967 में अमृत और विष के लिए, किसके लिए? अमृत और विष के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा को भी, जैनेन्द्र कुमार को भी, अमृतलाल नागर की जो महत्वपूर्ण कृत है अमृत और विष के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन कौन, प्रश्न क्या पूछा? कौन सम्मानित नहीं है? तो कौन सम्मानित नहीं है? मनु भंडारी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए। तो इसी के साथ बच्चों आज का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही।